गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य और जहाँ के वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वाइब्रेंट गुजरात समिट करते थे, बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पे आते थे और कहते थे कि गुजरात में निवेश किया जाए। हमारे साथ आज गुजरात से पहुँचे हुए किसान हैं और गुजरात में खेती करते हैं, कच्छ भुज में रहते हैं। नाम है आपका? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह कच्छ भुज में खेती करते हैं, पंजाब से हैं वैसे तो, लेकिन काफ़ी समय पहले, करीब 1 दशक पहले वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। हर किसी उसी आस में कि भाई ज़मीन है और खेती करके देखेंगे। और इन्होंने मुझे बताया कि भाई नरेंद्र मोदी जी की जो अपील थी उस समय की वाइब्रेंट गुजरात की, कि आइए गुजरात में ठहरिए, रुकिए, निवेश कीजिए, तो उससे प्रभावित होकर वहाँ पे गए थे। कैसी चल रही है आपकी खेती फिर? अभी तो हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और 2-3 साल से कोई फसल नहीं हुई है क्योंकि हम अपने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिल भरने के समर्थ नहीं रहे। और फसल का जो रेट है, क्योंकि मंडीकरण नहीं है, वहाँ पर कोई मंडियाँ नहीं है हमारे कच्छ भुज के इलाके में, तो जो गेहूँ आज यहाँ पर 1925 रुपये क्विंटल रेट बिकती है पंजाब हरियाणा में, उसका मात्र 1200 से 1300 रुपये मिल रहा है। जब 3 साल पहले हमने खेती छोड़ी तो मेरे को मात्र 1000 रुपये क्विंटल मिला, जबकि यहाँ 1750-1800 रेट था। और डीजल यहाँ से भी महंगा, बिजली यहाँ से बहुत महंगी, तो हमारा खर्चा मतलब बन ही नहीं सका। हम यहाँ से जितनी ज़मीन थी कुछ बेच कर इन्वेस्ट करते रहे। जब हमारे हाथ खड़े हो गए, भिखारी बन गए, तो हम यहाँ वापस पंजाब में आ गए हैं। ज़मीन खाली पड़ी है। कुछ गरीब लोगों को कहते हैं जो बरसात का मूंगफली वगैरह कर लेते हैं, और कुछ में कीकर और बेर वगैरह उग गए हैं, घास उग गई है दोबारा। गए क्यों थे? मतलब आप उस समय क्या ऐसा लगा था आपको कि आप गुजरात जाएं, गुजरात में ज़मीन खरीदें? पंजाब में अच्छी ज़मीन थी, लुधियाना के आप रहने वाले हैं ना, तो वहाँ पे अच्छी ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन है। गुजरात क्यों गए वहाँ से? गुजरात जाने का कारण था कि पंजाब में ज़मीन फर्टाइल होने के कारण लैंड होल्डिंग्स काफ़ी कम हो गई। जैसे हमारे दादाजी के पास 7 एकड़ थी, पिताजी 3 भाई थे, 2.5 एकड़ रह गई। तो आप भी जानते हैं कि 2-2.5 एकड़ में नहीं गुजारा चलता आदमी का। वो तो हमारे लोगों ने कुछ, किसी ने ट्रक डाल लिया उसके साइड से, तब गुजारा लोग चला रहे हैं। तो हमने कुछ पहले, हमारे फादर ने 1-2 ट्रक चलाकर थोड़ी मतलब कमाई करी, थोड़ी ट्रांसपोर्ट के जरिए, वो थोड़ा बहुत हमारे पास आया, उससे हमने ज़मीन खरीदी ताकि हम खेती का बढ़ा सकें गुजरात में। तो उससे खरीदी ताकि हम ज़्यादा फसल कर सकें। हर इंसान का, हर किसान का ये होता है कि मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन आए, इसलिए हम गुजरात गए थे। और मोदी जी की जो हम टीवी पर और उस पर देखते थे कि गुजरात बहुत तरक्की कर रहा है, गुजरात का मॉडल सर्वश्रेष्ठ है, वो सुनकर हम वहाँ गए थे। पर सबसे पहला धक्का तो मेरे को तब लगा जब मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई 2010 में। तहसीलदार, डीसी को मैंने आई कार्ड पंजाब का दिखाया और उन्हें बड़ा वेलकम किया। जब रजिस्ट्री होगी, सारा कुछ हो गया, तो उसका इंतकाल जब चढ़ता है पटवारी पर, तो पटवारी ने मेरे को मना कर दिया, कहता आप तो बाहरी लोग हो, आपको हम गुजरात में खेती वाली ज़मीन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मेरे से फिर तहसीलदार, डीसी ने क्यों करवाया, और पहले आपने लोगों को ऐसा क्यों करवाया? उसके कारण ना तो मेरी बैंक पे लिमिट बन सकी, ना मैं वो कर्जा ले सका जिससे मैं खेती कर सकता। इसका मतलब आप खेती कर ही नहीं पाए वहाँ पे? नहीं, खेती की थी हमने, यहाँ से कुछ बेच बाच कर पैसे लगाकर, पास में से पैसे लगाकर, इन्वेस्टमेंट उधार लेकर करी थी खेती, पर हम उसमें पूरा सफल नहीं हो पाए क्योंकि ट्यूबवेल के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। क्या खर्चे हैं वहाँ पर? जैसे मान लीजिए, कम से कम अभी तो 2-3 साल, 3 साल पहले हमने बंद किया था, तो एक जैसे 30-35 हॉर्स पावर की मोटर है, उसका जैसे 10 से 15 हज़ार का खर्चा, 10 से 12 हज़ार का खर्चा आ जाता है। हॉर्स पावर का सिस्टम समझाइए लोगों को कि पंजाब में कितने हॉर्स पावर का ट्यूबवेल यूज़ होता है, गुजरात में कितना हो रहा था, आपका खर्चा क्यों बढ़ा? पंजाब में ऐसे है जी, तकरीबन आधे पंजाब में तो पानी है ऊपर, तकरीबन 40% में, तो पंजाबी जहाँ पानी ऊपर है तो उसका 10 हॉर्स पावर, 8 हॉर्स पावर से एक ट्यूबवेल कनेक्शन का काम चल जाता है। गुजरात में, कच्छ भुज में ऐसा नहीं है। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बरसाती नदियाँ हैं, उनके पास हमें 500-500 फुट का बोर कराना पड़ता है, और कम से कम 30-35 हॉर्स पावर की एक मोटर चलती है। और पंजाब में बिजली बिल्कुल फ्री है। जैसे मेरी ज़मीन है, हमारी पारिवारिक जो 7 एकड़, उसमें हमें ट्यूबवेल का कोई पैसा सरकार को नहीं देना पड़ता है। और डीजल भी गुजरात के मुकाबले सस्ता है। गुजरात के मुकाबले मतलब वहाँ पे तो, गुजरात में तो रिफाइनरी है, सब चीज़ें हैं, तो पंजाब से भी सस्ता डीजल? यही तो हैरानी वाली बात है, 3-4 रुपए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा गुजरात को बच जाता है, पर वहाँ के लोकल सरकार ने इतना ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है कि हमें डीजल भी महंगा मिलता है और बिजली भी। और वहाँ तो राजस्व जो सरकार का है बाकी सरकार के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तब भी वो किसानों को कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं है।
हमने फिर गेहूं और कपास लगाया, बहुत पैसे खर्च किए पर नहीं खर्चा पड़ सका। फिर हमारे कुछ दोस्त तो हैं जो उन्होंने अनार ट्राई किया, कच्छ भुज में भी अनार काफ़ी हुआ। तो मार्केटिंग ना होने की वजह से पिछले साल जानवरों को खिलाया अनार। मार्केटिंग मतलब? मार्केटिंग मतलब भी मंडी सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट का खरीद केंद्र नहीं है, उसकी वजह से रेट बिल्कुल नहीं मिलता आदमी। गेहूं किसको बेचते थे आप? गेहूं हम छोटे छोटे जैसे मंडियों में दुकानदार होते हैं बाजार में, भिखारियों की तरह 1-1 किलो की थैली लेकर घूमते थे। तो 3 साल पहले 1000 रुपये क्विंटल मेरे को रेट मिला। और उसी दिन शाम को जब मैंने अपने गांव के वहाँ गुजरात में लोकल एक आदमी को साइकिल पे बोरियां ले जाते देखा गेहूं की, मैंने कहा तुम मेरे से ही गेहूं ले लेते। कहता मेरा उधार वगैरह चलता, तो मैं ले आया व्यापारी से। मैंने कहा क्या रेट ली? कहता 2300 रुपये क्विंटल। उसी दिन सुबह उसने मेरे से खेत में से 1000 रुपये क्विंटल ली व्यापारी ने, और शाम को छोटे गरीब आदमी ने 2300 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदी। ये है प्राइवेट का सिस्टम, इतना खतरनाक है वो सिस्टम। मंडी सिस्टम क्या किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे लागू नहीं हो रहा है? कच्छ भुज के जिस इलाके में आप थे? नहीं जी, उधर लागू नहीं हो रहा है। 1-2%, 1-2 मूंगफली वगैरह पर 1-2% है, वो भी सरकार खरीदती नहीं है, वो नाम का है। अगर एमएसपी भी है, जैसे सरकार में कह रहे हैं एमएसपी दे देंगे, एमएसपी रहेगी, एमएसपी से क्या करेंगे? अब बिहार में एमएसपी थी 1800 रुपये मकई की, पर 600 में 650 में लोगों ने बेची है, जानवरों को खिलाई है। अच्छा, आपने पंजाब में भी खेती की है, कम ज़मीन पे खेती की है, पर मंडी भी तो आप गए होंगे पंजाब में भी। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब की मंडी का भी सिस्टम आपको पता होगा। तो पंजाब की मंडी और गुजरात की इस मंडी में जो फ़र्क है वो थोड़ा बताइए हमें। अब गुजरात में तो जहां हम कच्छ भुज का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एरिया वाइज हरियाणा जितना बड़ा है, वहां पर तो कोई मंडी नहीं है। ये हमें भी ज़मीन लेने के वक्त पता नहीं था कि मतलब ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हमने जल्दी चाप चाप में ले ली ज़मीन। तो बाद में पता लगा कोई है ही नहीं मंडी, तो हमें वो सैंपल लेकर छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाना पड़ता है। उनकी मर्जी है वो किस रेट पे वो हमारा ले, बहुत न्यूनतम मूल्य पर वो लेते हैं। पंजाब में क्या है कि आपने अपनी ट्रॉली भरी और मंडी में गए, वहाँ सरकारी एजेंसियाँ खरीद करती हैं। यहाँ पर पंजाब में क्योंकि उस असेंशियल गुड्स एक्ट 1955 था, उसके कारण इनको खरीदनी पड़ती है, और इन्होंने वो एक्ट भी अबॉलिश कर दिया। तो इसका कारण अब पंजाब हरियाणा में भी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। गुजरात में आप ये बता दीजिए मुझे कि गुजरात में खेती करके कितना पैसा, मतलब आपने अपनी कितनी आमदनी वहाँ पे आपको हो गई 10 सालों में? गुजरात मतलब फिगर बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप कितने मुनाफे में रहे, क्या मुनाफे का काम था या नहीं था? 10 साल हो गए ना आपको वहाँ पे। हाँ, देखिए जी, 10 साल में हमने पैसे गंवाए ही हैं। पहले हमने नया ट्रैक्टर लिया, सारा मशीन ली, वो सब कुछ आधे रेट पे औने पौने दानों में हमें बेचकर आना पड़ा। और हम काफ़ी मतलब भी कह लीजिए कि हमारे पास 1 रुपया था तो अब 20 पैसे रह गए हैं। और सारे रिश्तेदार और भाई बहन से मैं टूट गया हूँ, सब ने मेरे को गालियाँ निकाली कि तुमने हमारा पैसा, घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने भी, तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट अच्छा आइडिया नहीं था? नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत आइडिया। उधर गुजरात में खेती का कोई स्कोप नहीं है, और वही जो खराब मॉडल है, अगर वो देश, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। मोदी जी तो मॉडल की तारीफ करते हैं, गुजरात का मॉडल ही था ना जिसकी वजह से वो 2014 में आए, लोगों ने विश्वास किया, तो आप कह रहे खराब है वो? आप चलिए मेरे साथ, मेरा नंबर ले लीजिए, जब आप कहेंगे मैं चलूँगा, अपनी गाड़ी में लेके चलूँगा, जब मर्जी चलिए कच्छ भुज में, मैं आपको दिखा लाऊंगा सारा कुछ। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, पंजाब की मंडी, आप कहाँ से आए हैं? मैं फिरोजपुर से हूँ जी, पंजाब से। क्या नाम सर आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह देवेंद्र सिंह है, ये फिरोजपुर पंजाब से आए हैं। आप भी खेती करते हैं? जी, मैं खेती करता हूँ जी। मैं 17 एकड़ मेरे अपने हैं, और मैं 25-30 एकड़ लीज पर लेकर, ठेका जो बोलते हैं, उस पर करता हूँ जी। मतलब फुल टाइम आप खेती करते हैं? टाइम खेती करता हूँ जी मैं पूरी। आप जो हरजिंदर जी ने बताया, मुझे पंजाब की मंडी का हिसाब किताब बताइए कि वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है, खराबियाँ तो है मंडी सिस्टम में, पंजाब में भी ऐसी सिचुएशन है जो कच्छ भुज के बता रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। पंजाब में क्योंकि एमएसपी पर गवर्नमेंट परचेज करती है, तो हमें जब हार्वेस्ट होती है तो हार्वेस्ट करके हम वीट और राइस को वहाँ मंडी में ले जाते हैं। वहाँ पे जो आड़तिया होता है वो मशीन जो साफ़ करने वाली मशीन वो अप्लाई करता है, लेबर भी वही लेकर आता है, प्रबंध करता है, और उसके बाद साफ़ करने के बाद उसकी ख़रीद हो जाती है, इंस्पेक्टर पास कर देता है। तो उसके बाद जब बैग्स में चली गई तो मेरे तरफ से मैं फ्री हो जाता हूँ, वो मेरे को पर्ची दे देता है, तो मेरी बिक जाती है गवर्नमेंट परचेज पर ये सिर्फ कणक और अपना पैडी झोने पर है। वहाँ पे भी जो खरीद है मक्की पर और मूंगी और किसी पर नहीं है। बाकी जो फसलों का हाल है, अगर जब गवर्नमेंट नहीं परचेज लाती तो बहुत बुरा हाल होता है। पीछे आपने देखा होगा
जो मक्की है यहाँ पे 800-900 को बेचनी पड़ी है किसानों को, जबकि रेट 1700 है। तो पर फिर भी जो मंडी सिस्टम में फ़र्क ये रह जाता है कि मंडी में जब हम माल लेकर आते हैं तो एक ओपन बिडिंग हो जाती है, और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे जो बढ़िया प्रोसेस है किसी चीज़ का रेट तय करने का, वो ओपन बिडिंग है। तो फिर भी हम कंपैरेटिवली जो गुजरात का फार्मर है, जहाँ बिहार का फार्मर है, अभी खबरें आ रही थी कि बिहार में 1100 में जो ना बिक रहा है, तो उससे हम ठीक हैं, कमियां हैं लेकिन बेटर है उनसे। अच्छा, हमारे साथ ना हरजिंदर हैं जिन्होंने खराब मंडी सिस्टम देखा, ऐसा वो कह रहे हैं। कच्छ भुज में थे, गुजरात में काम किया उन्होंने। दूसरे हैं देविंदर जी यहाँ पे, इन्होंने एक ठीक ठाक मंडी सिस्टम देखा, कमियां हैं उस मंडी सिस्टम में भी, लेकिन फिर भी है। अब मेरा सवाल आप दोनों से है, बारी बारी आप जवाब दीजिएगा। आप यहाँ सिंघू बॉर्डर में इस बड़े प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या वजह, आपको क्या लगता है ऐसे कानूनों में क्या है जो आपकी मंडी व्यवस्था को खराब कर देगा? सबसे पहले तो ये है जी, क्योंकि ये साथ में एक प्राइवेट स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं, जो कॉरपोरेट आ रहा है, तो हमने देखा है कि कॉरपोरेट का काम कैसे करता है। पीछे जियो आया है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि जो सरकारी मंडियां एपीएमसी वो भी चलता रहेगा और साथ में हम प्राइवेट स्ट्रक्चर भी चलाएंगे। तो हमने देखा है कि जैसे ही जियो आया उसने कुछ देर तो रेट ज़्यादा रखे और उसने बाकी सभी को खा गया। तो बीएसएनएल, अब आप देखें तो बीएसएनएल लगभग ख़त्म है। तो हमें यकीन है कि ये ऐसे ही करेंगे। प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे थोड़ी देर में, हमें हो सकता है 1-2 साल कीमत ज़्यादा दें, और उसके बाद जब हमारा खुद का जो सिस्टम है वो डिसमेंटल हो जाएगा तो फिर ये पूरी तौर पे एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। और इसके साथ ही जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ लाए हैं, तो क्या है, फार्मर एजुकेटेड हो पर फिर भी एक तो फार्मर की आदत होती है वो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, हिसाब नहीं लिखता। दूसरा कारण ये होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट के जब लिखते हैं तो वो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो लीगल पॉइंट होते हैं, पढ़ तो सकता है फार्मर पर वो समझ नहीं सकता, तो वो इसको ट्रैप कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। ये आपके डर हैं? हाँ बिल्कुल, हमें यकीन है जी ये होता आ रहा है पंजाब में। अब आप अगर देखो तो सारा पंजाब में लिमिट्स बन गई हैं, प्राइवेट बैंक्स की लिमिट्स बन गई हैं। तो जब पहले वो लोन देते हैं तो वो लिखते जो हैं टेक्निकल टर्म्स और होती हैं, बाहर में खर्चे डाल देते हैं जी, ये खर्चा हो गया जी, ये तो क्लियर है जी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि ये डाउट। आप मन बना चुके हैं, विश्वास है आपको कि अगर ऐसा कुछ हुआ, ये कृषि कानून लागू हो, मतलब तो बन गए हैं कानून, है ना, लागू हो रहे हैं, अगर ये चलते रहे तो दिक्कतें होंगी, आपका मंडी सिस्टम खराब हो जाएगा, जिस मंडी सिस्टम के भरोसे आपकी अभी थोड़ी बहुत बिक्री, मतलब खरीद हो पाती है आपके अनाज की। एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ये मंडी सिस्टम जो है ना जी, ये सर छोटू राम का इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो हमारे बहुत बड़े किसान नेता से, जिसको हमने बुला दिया इस गवर्नमेंट में। इंडिया में भी मैं कहता हूँ जो सरकारें बनी हैं उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया, उनका नाम नहीं आता, ये उनकी देन है। और ये पिछले 100 साल, लगभग 90 साल से इवॉल्व हुआ है हमारे सिस्टम है यहाँ का। कोई वेस्ट का मॉडल लाकर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो नुकसान होगा ही होगा। हमारा सिस्टम हम छोड़ रहे हैं, मतलब ये भारत के लिए मुफीद मॉडल नहीं है, वेस्ट का मॉडल है ना, वहाँ पे जहाँ पे सब्सिडी भी ज़्यादा मिलती रहती है। हरजिंदर जी, ये बताइए, आपने गुजरात का सिस्टम देख लिया, पंजाब का देख लिया, आई एम श्योर जब आप ये ट्रांजिशन कर रहे थे आपने कहीं और के भी सिस्टम देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि जो कृषि बिल आए, कानून आए हैं, इनसे क्या मंडी सिस्टम को किसी भी तरीके का कोई खतरा है? सरकार कहती है कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल खतरा है जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं गुजरात में ज़मीन है मेरी, मैं खेती करता हूँ, तो मेरा तो सिंपल सा कहना है, अगर वहाँ पर करते, वहाँ अडानी अंबानी सारे कॉरपोरेट्स हैं और इनका भी गलबा ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पर नहीं वो उसको बेटर कर सके तो यहाँ पर कैसे कर देंगे? जैसे आलू प्याज के एग्जांपल देख लो आप, भाई ये उसके सिस्टम में नहीं आता मंडी का, तो आलू प्याज के भाव देखो, किसान वैसे भूखे मर रहे हैं और लोगों को मिल नहीं रहा, इतना महंगा हो गया है। तो सारा, अगर आलू प्याज एक छोटी कमोडिटी है गेहूं और चावल के मुकाबले, अगर हम उसको कंट्रोल सरकार नहीं कर सकी प्राइवेट करके, तो गेहूं चावल को कैसे करेगी? ये तो तबाही आ जाएगी एकदम। जैसे गेहूं का रेट 50 रुपये किलो, 70 रुपये किलो ऐसे हो जाया करेगा, और जब बिक्री पर आएगा तो 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो किसान से लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आप श्योर हैं इसको लेके? बिल्कुल बिल्कुल श्योर है, ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके सामने है आलू प्याज उससे कम कमोडिटी, अगर वही कंट्रोल नहीं हुई तो वो कैसे कर लेंगे? और सबसे जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो 1955, ये जो मंडियों में खरीद हो रही थी ना पंजाब हरियाणा में, ये उस एक बड़ा कारण था कि गवर्नमेंट को खरीदना पड़ता था, इसलिए
1955 का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, तो गवर्नमेंट को गरीब लोगों को प्रोक्योरमेंट करने के लिए पीडीएस सिस्टम चलाने के लिए खरीदना पड़ता था। अगर नहीं हुआ तो पीडीएस सिस्टम भी खराब हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी अब गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कानूनी तौर पर। पहले कौन गवर्नमेंट बाध्य थी खरीदने के लिए वो एक्ट के कारण, अब चुपचाप उन्होंने वो एक्ट हरा दिया और आम लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। पर बहुत लोगों को नहीं पता कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट गरीब लोगों पर इसका पड़ने वाला है, कृषि कानूनों का। ठीक है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं बोला पंजाब हरियाणा के किसान ही यहाँ पे इस मोर्चे में आए हुए हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बाकी किसी को तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या कहेंगे मतलब इस पे आप? देखिए, हुआ क्या है, पंजाब का और हरियाणा का किसान कुछ अवेयर है, क्योंकि हमें कुछ प्राइस अच्छी मिलती रही है, हम एजुकेट भी हो गया। इसके मुकाबले अगर आप यूपी का या आप बिहार का किसान का देखो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जब गेहूं लगता है या जी फार्म लेबर आती है, तो उनसे बात जब करते हैं तो बहुत सारों के पास वहाँ भी ज़मीन है, लेकिन उन्हों को लेबर करने आने पड़ती है, उनकी पोजीशन ही नहीं है कि वो रेंट कर सकें। यही इनको जब ये कानून लाए हैं, इनको लगता था कोई बोलेगा ही नहीं। आपने देखा महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, उनके हालात ऐसे थे कि वो बेचारे वहाँ गए, बैठ कर धरना कर कर मुड़ आए। तो जहाँ जो पंजाब का फार्मर एक तो अवेयर ज़्यादा है, और कुछ हमारी जो धरती है गुरु पीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, तो हमारे रेवोल्यूशन जल्दी आ जाता है, तो इसलिए पंजाब से ज़्यादा आए हैं। लेकिन बाकी इलाकों से भी अब धीरे धीरे आने लगे हैं, उन्हें भी हौसला हुआ है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम भी साथ दें। तो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा पंजाब में ये बात सही है, प्रिडोमिनेंटली ज़्यादातर लोग यहाँ पे हरियाणा पंजाब के हैं, आ रहे हैं बाकी जगह के लोग भी, और जहाँ धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। और ये इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि मंडी सिस्टम यहाँ पे था, यहाँ के किसानों को पहले दाम अच्छा मिलता रहा है, अब उनको लगता है कि नहीं दाम ठीक मिलेगा या मंडी सिस्टम ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो पहले विरोध करने के लिए पहुँच गए।